नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मोदी है, झुकेगा नहीं। दुनिया कह रही थी एक पक्ष चुनिए, भारत कह रहा था हम अपना रास्ता चुनेंगे। दबाव था, प्रतिबंधों का डर था, सीमा पर तनाव था, आर्थिक चुनौतियां थी, लेकिन इन सब के बीच भारत ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश करने की कोशिश की जो किसी खेमे का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि अपने हितों का प्रहरी है। रूस से तेल, चीन को जवाब, दुनिया को वैक्सीन और G20 में सहमति का संदेश। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश। वैश्विक दबावों और बड़ी चुनौतियों के बीच भारत ने खुद को नए तौर पर स्थापित किया, साथ ही हर संकट को अवसर में बदलने की रणनीति पर काम किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। कौन क्या सोचेगा उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं। हम निर्णय करते हैं हम क्या सोचते हैं, किसके लिए सोचते हैं। दुनिया की राजनीति में दबाव की कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसी देश की असली ताकत इस बात से तय होती है कि वो उन दबावों के आगे झुकता है या उन्हें अपने हित में बदल देता है। पिछले एक दशक में भारत कई बार ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखा जहां दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने हित साध रही थी। कभी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पक्ष चुनने का दबाव था, तो कभी चीन की आक्रामकता चुनौती बनकर सामने थी। कभी पश्चिमी देशों ने भारत की नीतियों पर सवाल उठाए, तो कभी वैश्विक संकटों ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी। लेकिन हर चुनौती के बीच भारत ने एक अलग रास्ता चुना, राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा और कई मौकों पर संकट को अवसर में बदल दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में सस्ते तेल के जरिए ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की, कोरोना संकट में दुनिया को वैक्सीन देकर अपनी वैश्विक साख बढ़ाई, G20 की अध्यक्षता के जरिए वैश्विक दक्षिण की आवाज को दुनिया के केंद्र में पहुंचाया और चीन की चुनौती के बीच खुद को एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। यानी वैश्विक पलक पर दबाव भी थे, परीक्षाएं भी थीं, लेकिन भारत ने उन्हें सिर्फ चुनौती नहीं माना, बल्कि अवसर में बदलने की रणनीति पर काम किया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बना रूस यूक्रेन युद्ध। जब पूरी दुनिया दो खेमों में बटी थी, लेकिन भारत ने अपने लिए तीसरा रास्ता चुना। 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे अलग थलग करने की मुहिम शुरू की। इसी दौरान भारत पर भी रूस के खिलाफ खुलकर खड़े होने का कूटनीतिक दबाव बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा में रूस के खिलाफ कई प्रस्ताव लाए गए, लेकिन भारत ने अधिकांश महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाई। भारत ने न तो रूस का खुला समर्थन किया और न ही उसकी खुली निंदा की। नई दिल्ली लगातार संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान की बात करती रही। युद्ध शुरू होने से पहले भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बेहद कम थी, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस ने रियायती दरों पर तेल बेचना शुरू किया। भारत ने अपने ऊर्जा हितों को प्राथमिकता देते हुए रूसी तेल खरीद बढ़ा दी। देखते ही देखते रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। इस फैसले को लेकर अमेरिका और यूरोप के कई नेताओं ने सवाल उठाए। हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा कि यूरोप खुद भी रूस से ऊर्जा खरीद रहा है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेगा। जयशंकर के ये बयान वैश्विक मीडिया में भी सुर्खियां बनी। युद्ध के दौरान भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। रूस दशकों से भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है। भारतीय सेना के कई महत्वपूर्ण हथियार और रक्षा प्रणालियां रूस से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में रूस से दूरी बनाना भारत की सुरक्षा जरूरतों पर भी असर डाल सकता था। यही वजह रही कि भारत ने संतुलित नीति अपनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के दौरान
कई बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की। सितंबर 2022 में समरकंद में पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की नीति को विदेश मामलों के जानकारों ने रणनीतिक स्वायत्तता का उदाहरण बताया, जहां भारत ने किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय, आर्थिक और सुरक्षा हितों को प्राथमिकता दी। यानी दबाव था वैश्विक शक्तियों का, लेकिन फैसला भारत ने अपने हितों के हिसाब से लिया। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ कई प्रस्ताव लाए गए। दुनिया की निगाहें भारत पर थीं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों का दबाव था, तो दूसरी तरफ रूस भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार था। ऐसे माहौल में भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा और मानवाधिकार परिषद में रूस से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाई। यानी भारत ने ना तो रूस के पक्ष में वोट दिया और ना ही उसके खिलाफ। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की निंदा से जुड़े प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस से यूक्रेन से सेना हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर भी भारत ने मतदान से दूरी बनाई। अक्टूबर 2022 में यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में शामिल करने के फैसले के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भी भारत ने यही रुख अपनाया। भारत का तर्क था कि मौजूदा संकट का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए निकल सकता है। नई दिल्ली लगातार दोनों पक्षों से संवाद और शांति की अपील करती रही। विदेश मंत्रालय ने कई बार कहा कि भारत का पक्ष स्पष्ट है, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन संवाद का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही भारत के सामने दोहरी चुनौती थी। एक तरफ वैश्विक कूटनीतिक दबाव था, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षा का सवाल। युद्ध शुरू होने के बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद हो गया, बमबारी तेज हो गई और करीब 20,000 भारतीय नागरिक, जिनमें अधिकांश छात्र थे, युद्ध के बीच फंस गए। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तेजी से फैसले किए। सिर्फ 2 दिन के भीतर 26 फरवरी को ऑपरेशन गंगा शुरू कर दिया गया। लक्ष्य साफ था, युद्ध क्षेत्र में फंसे हर भारतीय को सुरक्षित घर वापस लाना। पीएम मोदी ने लगातार उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए अभियान की निगरानी की। विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय वायुसेना और भारतीय दूतावासों को एक साथ मिशन मोड में लगाया गया। यूक्रेन की सीमाओं से लगे पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में विशेष सहायता केंद्र बनाए गए। संकट की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों को सीधे पड़ोसी देशों में भेजा, ताकि अभियान की निगरानी मौके पर ही हो सके। यह फैसला बताता है कि सरकार ने इस अभियान को कितनी प्राथमिकता दी। युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के नेतृत्व से भी बातचीत की। कई रिपोर्टों के अनुसार भारतीय छात्रों की निकासी के लिए युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए। खासकर खार्किव और सूमी जैसे इलाकों में फंसे छात्रों को निकालने के लिए लगातार कूटनीतिक संपर्क बनाए गए। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी मिशन में उतारे गए और कुछ ही दिनों में 18,000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। ऑपरेशन गंगा सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि युद्ध के बीच त्वरित फैसले, कूटनीतिक सक्रियता और राजनीतिक नेतृत्व की परीक्षा भी थी, जिसमें पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह संदेश दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में संकट आए तो अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं। मोदी सरकार के दौर में भारत की विदेश और रक्षा नीति की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक थी
रूस से अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला। एक ऐसा फैसला जिसने भारत को अमेरिका के साथ संभावित टकराव की स्थिति में ला खड़ा किया। अक्टूबर 2018 में भारत और रूस के बीच करीब 5.4 अरब डॉलर की लागत से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता हुआ। S-400 को दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता रखता है। लेकिन इस सौदे के साथ एक बड़ा कूटनीतिक जोखिम भी जुड़ा था। अमेरिका ने साल 2017 में काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कानून बनाया था, जिसके तहत रूस के रक्षा क्षेत्र के साथ बड़े सौदे करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते थे। भारत को लेकर यह आशंका जताई जाने लगी कि S-400 सौदे के कारण अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा हुई और संभावित कार्रवाई की मांग भी उठी, लेकिन मोदी सरकार अपने फैसले पर कायम रही। भारत ने साफ कहा कि देश की रक्षा जरूरतें और सैन्य तैयारियां किसी तीसरे देश के दबाव से तय नहीं होंगी। नई दिल्ली का रुख स्पष्ट था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले भारत अपने हितों के अनुसार लेगा। इस पूरे घटनाक्रम को भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की मिसाल के तौर पर देखा गया, जहां एक तरफ भारत ने रूस से अपनी रक्षा जरूरतों के मुताबिक सौदा पूरा किया, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी संबंध मजबूत रखे। भारत ने अपनी ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को संकल्पबद्ध तरीके से लागू किया है और भारत ने, चाहे वो S-400 की डील रही हो, राफेल विमानों की डील रही हो, वर्तमान समय में जो अनेक पनडुब्बियों इत्यादि की जो डील चल रही है, सभी में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान भारत को सिर्फ सुरक्षा और कूटनीतिक मोर्चों पर साथ संवाद भी जारी रखा जाएगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई दौर की व्यापार वार्ताएं हुई, मतभेद बने रहे, लेकिन रिश्तों में दरार नहीं आई। इसके उलट रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग लगातार बढ़ता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई। 2019 का हाउडी मोदी कार्यक्रम और 2020 का नमस्ते ट्रंप आयोजन दोनों देशों के रिश्तों की गर्मजोशी के प्रतीक बने। जानकारों के मुताबिक भारत ने इस पूरे विवाद में संतुलित रणनीति अपनाई। एक तरफ अमेरिकी दबाव के बावजूद अपने व्यापारिक हितों की रक्षा की, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी कमजोर नहीं होने दिया। यानी ट्रंप प्रशासन के दौरान व्यापारिक दबाव और जीएसपी समाप्त होने जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने रिश्तों को टकराव की दिशा में जाने से रोका, और यही वजह रही कि व्यापारिक मतभेदों के बावजूद भारत अमेरिका संबंध रक्षा, तकनीक और भू राजनीतिक सहयोग के नए स्तर पर पहुंचते रहे।
जून 2020 पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे। 15 जून की रात हुई हिंसक झड़प में भारत के जवान शहीद हो गए। दशकों बाद भारत चीन सीमा पर इतना बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ था और इसके साथ ही मोदी सरकार के सामने एक बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई। गलवान की घटना के बाद चीन की ओर से LAC पर बड़े पैमाने पर सैनिकों, टैंकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती की गई। जवाब में भारत ने भी तेजी से सैन्य तैयारियां बढ़ाई। हजारों अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई। वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और लद्दाख सेक्टर में सैन्य संसाधनों को मजबूत किया गया। संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2020 को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और सीमा की स्थिति पर चर्चा की। इसके कुछ ही दिन बाद 3 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री खुद लद्दाख के नीमू सैन्य अड्डे पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की और स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और सीमा की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, मोदी सरकार ने आर्थिक और डिजिटल स्तर पर भी कई बड़े फैसले किए। जून 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा सुरक्षा का हवाला देते हुए 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें लोकप्रिय ऐप भी शामिल थे। बाद में प्रतिबंधित चीनी ऐप्स की संख्या 200 से ज्यादा हो गई। संकट के दौरान भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद कुछ क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन भारत ने सीमा पर अपनी सैन्य तैयारियों में कोई ढील नहीं दी। विशेषज्ञों के मुताबिक गलवान संकट मोदी सरकार की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों में से एक था, जहां भारत ने सैन्य तैयारी, आर्थिक कदम, डिजिटल कार्रवाई और कूटनीतिक संवाद चारों मोर्चों पर एक साथ रणनीति अपनाई। यानी गलवान में चीन की चुनौती के बाद भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि सीमा सुरक्षा, रणनीतिक तैयारी और आत्मनिर्भरता की दिशा में कई बड़े फैसले लेकर संकट को लंबे समय के एक अवसर में बदलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लद्दाख पहुंचकर अस्पताल में भर्ती घायल सैनिकों से मुलाकात भी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आज पूरी दुनिया आपकी वीरता का एनालिसिस कर रही है। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। साल 2020 दुनिया एक ऐसे संकट से जूझ रही थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोरोना महामारी ने वैश्विक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ठहर गई थी, अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा था और वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल था। भारत के सामने चुनौती और भी बड़ी थी। करीब 140 करोड़ की आबादी वाले देश में संक्रमण को नियंत्रित करना, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत रखना और करोड़ों लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं था। ऐसे समय में मोदी सरकार ने 2 मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया। एक तरफ देश के भीतर वैक्सीन अनुसंधान और उत्पादन को गति दी गई, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। जनवरी 2021 में भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन और भारत में निर्मित कोविशील्ड को शामिल किया गया। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और फिर आम नागरिकों तक टीकाकरण का दायरा बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार समीक्षा बैठकों के जरिए अभियान की निगरानी करते रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन के जरिए दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम का संचालन किया गया। कुछ ही समय में भारत ने अरबों वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन भारत की रणनीति सिर्फ घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं रही। जनवरी 2021 में वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की गई। इसके तहत भारत ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पड़ोसी देशों सहित
दर्जनों देशों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति की। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस समेत कई देशों को भारत ने वैक्सीन उपलब्ध करवाई। उस समय जब कई विकसित देश अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगे थे, भारत खुद भी टीकाकरण अभियान चला रहा था और दूसरे देशों की मदद भी कर रहा था। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना महामारी भारत के लिए सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं थी, बल्कि वैश्विक नेतृत्व और क्षमता दिखाने का अवसर भी थी। भारत ने एक तरफ अपनी विशाल आबादी के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाई, तो दूसरी तरफ दुनिया को यह संदेश दिया कि वह संकट के समय मददगार, साझेदार की भूमिका भी निभा सकता है। साल 2023 भारत पहली बार दुनिया की सबसे प्रभावशाली आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में से एक G20 की अध्यक्षता कर रहा था। लेकिन ये जिम्मेदारी ऐसे समय में आई थी जब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश रूस की आलोचना पर अड़े थे, तो दूसरी तरफ रूस और उसके सहयोगी देश अलग रुख अपना रहे थे। स्थिति ऐसी थी कि G20 के कई मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में साझा घोषणा पत्र तक जारी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में सभी देशों की सहमति से कोई संयुक्त घोषणा पत्र तैयार हो पाएगा। यहीं से भारत के सामने सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने टकराव की राजनीति से अलग संवाद और सहमति का रास्ता अपनाया। भारतीय कूटनीति ने महीनों तक विभिन्न देशों के साथ लगातार बातचीत की, ताकि रूस और पश्चिमी देशों के बीच मतभेदों के बावजूद एक साझा मंच तैयार किया जा सके। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित 2023 G20 समिट के पहले ही दिन भारत ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि लंबे गतिरोध के बाद सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को मंजूरी मिल गई। इस घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर संतुलित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे पश्चिमी देशों और रूस दोनों की आपत्तियों को दूर करने का प्रयास किया गया। यही वजह रही कि इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना गया। लेकिन G20 की भारतीय अध्यक्षता सिर्फ रूस यूक्रेन विवाद तक सीमित नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संदेश दिया और विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक एजेंडे के केंद्र में लाने की कोशिश की। भारत ने ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की आवाज को प्रमुखता दी। जनवरी 2023 में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के जरिए भारत ने 100 से ज्यादा देशों के विचारों को G20 एजेंडे से जोड़ने का प्रयास किया। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की एक और बड़ी उपलब्धि रही अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाना, जिसे वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना गया। विशेषज्ञों के अनुसार रूस पश्चिमी टकराव के दौर में भारत ने खुद को एक खेमे के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि संवाद कराने वाले सेतु के रूप में पेश किया। और यही वजह रही कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन को भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलताओं में गिना जाता है। भारत का जो अप्रोच है वो विश्व के मामलों में कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करके उसको शेप करने का है। विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता को बढ़ाने के लिए भारत अपना जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर सकता है वो भारत करेगा। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद उन ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें भारत ने आतंकवादी संगठनों से जुड़ा बताया। सरकार ने यह साफ कहा कि यह कार्रवाई किसी देश की सेना के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवादी ढांचे के खिलाफ की गई है। इस कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल बढ़ गई। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस,
रूस, सऊदी अरब और कई अन्य देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई गई। दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं चाहती थीं कि दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच टकराव और बढ़े। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने रखा। भारत ने दोहराया कि आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाले ढांचे के खिलाफ कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। सरकार ने विभिन्न देशों के नेताओं, राजनयिकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। विदेश मंत्रालय ने भी कई ब्रीफिंग के जरिए भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा। भारत का जोर इस बात पर था कि आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और आतंकवादी हमलों का जवाब देना हर देश का अधिकार है। तनाव के बीच कई देशों ने मध्यस्थता और संवाद की अपील की, लेकिन भारत लगातार ये कहता रहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। सियासी जानकार ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुए वैश्विक दबाव को भारत ने कूटनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश की। नई दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और यह संदेश देने का प्रयास किया कि सीमा पार आतंकवाद सिर्फ भारत की नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा की चुनौती है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब दुनिया तनाव कम कराने में जुटी थी, तब भारत ने इस मौके का इस्तेमाल अपनी आतंकवाद विरोधी नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से रखने और वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए किया।